आज हम क्लास 11th में बीए सब्जेक्ट जो क्या है वाणिज्य व्यवस्था, उसके अंदर पहला चैप्टर है हमारा धंधा का स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र। वो टॉपिक में ये चैप्टर में हम अभ्यास करेंगे 3 बातों का। ठीक है, सबसे पहले धंधा की शुरुआत कैसे हुई। तो जब व्यक्ति की, मानव की आवश्यकता कैसी थी, मर्यादित थी, तो वो अपने आप अपनी आवश्यकता को पूर्ण कर लेता था। लेकिन जब जैसे जैसे उसका विकास होने लगा, समूह में वो रहने लगा, तब उसकी आवश्यकता का प्रमाण कैसा होने लगा, अधिक होने लगा। तो वो सारी आवश्यकता अपने आप पूर्ण नहीं कर पाया और किसी और पे क्या हो गया, आधारित हो गया। और दोनों व्यक्ति क्या हुए, एक दूसरे के साथ लेन देन की प्रवृत्ति करने लगे, क्रय विक्रय करने लगे। तो उसी में से धंधा का अस्तित्व में आया। धंधा का इंग्लिश में वर्ड क्या होता है, बिजनेस। बिजनेस कहाँ से आया वर्ड, तो बिजी शब्द में से आया। बिजी मतलब हम व्यस्त रहते हैं, निरंतर करने वाली प्रवृत्ति, उसको क्या कहा जाता है, बिजी। तो उसी में से बिजनेस शब्द का अर्थ आया। ठीक है, तो अभी हम पहले देखेंगे धंधा अर्थात क्या। तो धंधा अर्थात क्या, लाभ के उद्देश्य से की जाने वाली कोई भी वैध प्रवृत्ति। उद्देश्य क्या है, यहाँ पे टॉपिक क्या है, उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, लाभ प्राप्त करना। बिजनेस किसके लिए करते हैं हम, कुछ न कुछ प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए, नुकसान के लिए कभी हम बिजनेस नहीं करते हैं। नहीं, यदि हमें एक साल नुकसान हुआ, दूसरे साल नुकसान हुआ, तीसरे साल नुकसान हुआ, तो हम बिजनेस क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। इसलिए उद्देश्य क्या है, लाभ प्राप्ति का। ठीक है, फिर आगे की जाने वाली कोई भी आर्थिक प्रवृत्ति। आर्थिक प्रवृत्ति अर्थात क्या, जिसके अंदर लाभ प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए, चीज वस्तु और सेवा का विनिमय, उसे क्या कहा जाता है, आर्थिक प्रवृत्ति। लेकिन आर्थिक प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए, अर्थात जो कानूनी तरीके से मान्य हो। जैसे कि दान चोरी, सट्टा खेलना, वो कानूनी रीत से कैसे है, गैर कानूनी है, तो उसके द्वारा भी आय होती है, लाभ होता है, लेकिन उसको आर्थिक प्रवृत्ति वैध नहीं कहा जाएगा, अवैध कहा जाएगा। तो धंधा कैसा होना चाहिए, कानून के द्वारा, सरकार के द्वारा मान्य हो, वैसी प्रवृत्ति हो। आर्थिक प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, धंधा। यहाँ पे 3 टॉपिक आता है आपका। उद्देश्य क्या है, आर्थिक प्रवृत्ति, पर कैसी ये 3 वर्ड का उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्लैरिफिकेशन होना आवश्यक है, तभी आपकी डेफिनेशन कैसी बनेगी, सही। अभी इसके हम लक्षण देखते हैं। तो फर्स्ट, लाभ का उद्देश्य। तो इसके अंदर हमने अभी क्लियर किया है, लाभ का उद्देश्य करने से प्रवृत्ति की हम क्या करते हैं, धंधा करते हैं। यदि नुकसान कंटिन्यू होता है तो हम क्या कर देंगे, वो बिजनेस बंद कर देंगे। इसीलिए लाभ को क्या कहा जाता है, पता है, थर्मोमीटर। जैसे हमारा टेम्परेचर चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो थर्मोमीटर। उसी तरह से बिजनेस किस तरह से चल रहा है, वो किस पे तय होता है, तो लाभ पे। इसलिए यहाँ पे आपका विधान आता है, लाभ को धंधे का थर्मोमीटर कहा जाता है। ये विधान आता है आपका 30 सेक्शन में, तो आपको समझाना है उसको। लाभ से पता चलता है बिजनेस किस तरह से चल रहा है, कार्यक्षमता से, सही तरीके से विकास हो रहा है, वो किसके द्वारा पता चलता है, लाभ के द्वारा। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, थर्मोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट लक्षण है वस्तु और सेवा का विनिमय। जब समझ लो ये चौक है, ठीक है, चौक का बॉक्स आप खरीदते हो, तो वो क्या हो गया, चीज वस्तु। लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ, उसको हम देख नहीं सकते। उसी तरह से डॉक्टर के द्वारा जो सेवा दी जाती है सारवार की, जो आपकी क्या करते हैं, सेवा सारवार करते हैं, उसको भी नहीं देख सकते। उसी तरह से लॉयर है, उसकी भी सेवा नहीं देख सकते। उसी तरह से आपने जैसे कि कोई मशीन लिया है और उसकी सर्विस की जाती है, तो वो भी नहीं देख सकते। तो उसे कहा जाता है सेवा, और इसको वस्तु। जिसको हम देख सकते हैं उसे कहा जाता है वस्तु, उसको भौतिक कहा जाता है। ठीक है, जिसको हम नहीं देख सकते उसे कहा जाता है अभौतिक, और दूसरा वर्ड है सेवा। ओके, तो विनिमय होना जरूरी है, किसका, वस्तु और सेवा। ये एक धंधे का क्या है, लक्षण है। थर्ड पॉइंट लेते हैं, जोखिम और अनिश्चितता। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बिजनेस स्टार्ट करते तो हमें प्रॉफिट ही होगा, हमारे सामने बहुत सारे कैसे प्रॉब्लम्स होंगे, जोखिम अस्तित्व में आते हैं। जोखिम के 2 प्रकार होते हैं, एक मानव सर्जित और दूसरा कौन सा आता है, प्राकृतिक। मानव सर्जित में कैसा आएगा, आग लगना, फिर मांग में परिवर्तन होना, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होना, ये सब किस में आता है, मानव सर्जित। जबकि प्राकृतिक में क्या आएगा, जैसे कि भूकंप, ठीक है, उसी तरह से ज़्यादा बारिश हो जाता है, धरती का माना, वो सबका समावेश किस में आता है, प्राकृतिक अनिश्चितता में। तो ये जोखिम जब आता है
तो उसके सामने आपने क्या सोच के रखा है, कौन सी योजना बना के रखी है, ये टॉपिक यहाँ पे आता है। तो धंधे में हमेशा जोखिम और अनिश्चितता रहती ही है, ऐसा नहीं कंटिन्यू आप कैसे सरलता से बिजनेस कर सकते हो। नेक्स्ट है दृष्टिगुण में सर्जन, उत्पादन की कच्चे माल पर उत्पादन प्रक्रिया करके वो वस्तु की दृष्टिगुण में सर्जन करना, उसे क्या कहा जाता है, दृष्टिगुण में सर्जन करना। जस्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, स्वरूप का लेते हैं, किसका लेते हैं हम, स्वरूप का, ठीक है। एक लकड़ी ले लो सिंपल, वही लकड़ी में से आप क्या बनाते हो, फर्नीचर बनाते हो, उसकी स्वरूप कैसा हो गया, चेंज हो गया। अब कपड़ा ले लो, कपास ले लो, उसमें से आप कपड़ा बनाओ, स्वरूप कैसा होगा, चेंज हो गया। जो लकड़ी में से संतुष्टि मिलती है उससे ज़्यादा फर्नीचर में मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, स्वरूप के अनुसार दृष्टिगुण में चेंजेस, परिवर्तन। फिर आता है समय, इसमें टोटल 3 पॉइंट आते हैं। कितने पॉइंट आते हैं, 3 पॉइंट। समय, पूरे साल भर पटाखे, छाते, फिर ठंडी के सीजन के लिए स्वेटर, ऐसे पूरे साल भर क्या होता है, उत्पादन होता है। यदि आप ठंडी के मौसम में छाता बेचने जाओगे तो कोई खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। किसी की आवश्यकता संतुष्ट होगी, नहीं होगी, समझ में आया। उसी तरह से फटाका है, फटाके के सीजन में, त्योहार में वो फटाका का उपयोग कैसा होता है, अधिक होता है, तभी उसका हम उपयोग करते हैं, तो हमें कैसा, उससे संतुष्टि का प्रमाण कैसा मिलता है, अधिक मिलता है। तो समय के अनुसार दृष्टिगुण का संतुष्ट सर्जन। फिर आता है हाँ, जो वस्तु का उत्पादन एक जगह पे होता है और अन्य जगह पे भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता। जस्ट आप समझ लो एप्पल, ठीक है, एप्पल कश्मीर की और उत्पादन होता है, तो वहाँ पे तो वो लोग खाते रहते हैं, तो उनकी संतुष्टि में कैसा उपयोग करने पे कमी होती है। लेकिन वही एप्पल आप हमारे गुजरात है, MP है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे जो कीमत होती है उससे अधिक कीमत कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। तो समय के अनुसार दृष्टिगुण में वृद्धि हुई। तो दृष्टिगुण में आपको 3 टॉपिक को क्या करना है, कवर करना है, स्वरूप, समय और स्थान। क्लियर, तो आपका टॉपिक ये कैसा हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक बार उत्पादन कर दिया खत्म, एक बार संचालन कर दिया खत्म, ऐसा नहीं। जब तक धंधे का अस्तित्व रहेगा तब तक चलने वाली ये प्रवृत्ति है, कंटिन्यू चलने वाली है, एक बार निर्णय नहीं ले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, धन की आवश्यकता। इकाई में जैसे अपने शरीर में कैसा होता है, रक्त होता है, वैसे ही इकाई में धन रक्त के समान होता है। कोई भी शुरुआत से हम स्टार्टिंग करते हैं, संशोधन करते हैं, क्या कौन सी वस्तु का धंधा करेंगे, तभी हमें पैसे की आवश्यकता होती है। कोई साधन खरीदना है, कच्चा माल खरीदना है, यंत्र खरीदना है, कर्मचारियों को आपको नियुक्त करना है, तो सबके लिए किसकी आवश्यकता होती है, धन की। बिना धन के इकाई की शुरुआत नहीं हो सकती है, ठीक है, इसलिए धन की आवश्यकता है। नेक्स्ट है आर्थिक प्रवृत्ति। आर्थिक प्रवृत्ति अर्थात क्या, उसकी डेफिनेशन हमने अभी जस्ट मैंने समझाई आपको, विनिमय की प्रवृत्ति, पर किस कौन से उद्देश्य, कुछ आर्थिक लाभ या तो वित्तीय प्रतिफल प्राप्त करने के। तो धंधा एक क्या है, आर्थिक प्रवृत्ति है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका उद्देश्य। धंधा का उद्देश्य क्या होता है, धंधा का उद्देश्य क्या होता है, मोस्टली अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना। लेकिन वर्तमान समय में इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस आ गया है। हर एक बिजनेस करने वाले को अपने समाज में ग्राहक है, सरकार है, लेनदार है, सबको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी वो लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकता है, सीख सकता है और प्रॉफिट कमा सकता है, ठीक है। तो पहला देखते हैं इसके अंदर आर्थिक उद्देश्य क्या है। आर्थिक उद्देश्य, लाभ का उद्देश्य। हर एक धंधे का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना, लेकिन ये लाभ का उद्देश्य यदि लॉन्ग टाइम तक रखा तो शॉर्ट समय के लिए रखा तो सही है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक रखा तो इकाई का अस्तित्व कैसा हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा। इसलिए लाभ का उद्देश्य अल्प समय के लिए होता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है महत्तम संपत्ति सर्जन का उद्देश्य। ये लॉन्ग समय के लिए होता है, दीर्घ समय के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए। अभी के समय में जो भी प्रॉफिट प्राप्त हुआ है उसके कहीं और पे निवेश कर लो, किसी संपत्ति में। जैसे कि आपकी इकाई में 10 लाख का क्या किया, प्रॉफिट कमाया, तो वो प्रॉफिट को वैसे का वैसा रखने की जगह पे क्या करना है, आपको किसी में इन्वेस्ट करना है। तो 10 साल के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका क्या हो गया है, दीर्घकालीन संपत्ति सर्जन का उद्देश्य। ये उद्देश्य कैसा रहता है, आपके लिए, इकाई के लिए बेस्ट रहता है। वर्तमान समय में यही उद्देश्य को स्वीकार किया गया है। थर्ड है
अन्य आर्थिक उद्देश्य, जैसे कि आप समझ लो कि हमने एक मिठाई की दुकान खोली है, उसमें प्रॉफिट हुआ अच्छे से, तो हमने क्या किया, दूसरी मिठाई की दुकान खोली, तो ये क्या हुआ, विकास। यंत्र किसी वस्तु का उत्पादन करे, एक सेक्टर चालू किया है कंपनी ने, उसका अच्छे से चल रहा है, बिक्री का प्रमाण भी कैसा है, अधिक है, प्रॉफिट भी अधिक हो रहे हैं, ग्राहकों के द्वारा डिमांड भी कैसी है, अधिक है, तो एक सेक्टर की जगह पे दूसरा सेक्टर मतलब के विभाग की शुरुआत करना। ठीक है, बाजार विस्तार, अपने ही एरिया में वस्तु बेचना, उसके बाद आपने अधिक विकास करने के लिए किया और वस्तु का उत्पादन का प्रमाण भी कैसा कर दिया, अधिक कर दिया, तो वो समय में आपको दूसरा बाजार ढूंढना पड़ेगा बिक्री करने के लिए। तो आपने क्या किया, दूसरे बाजार में प्रवेश किया, दूसरे स्थल पे, तो उसे कहा जाता है बाजार विस्तार। ओके, यहाँ पे आपके ये 3 टॉपिक कौन से थे, आर्थिक उद्देश्य। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, धंधा का अर्थ बताकर आर्थिक उद्देश्य समझाइए, तो आपको ये आर्थिक उद्देश्य समझाना है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन बताया गया, धंधे का अर्थ बताकर उद्देश्य समझाइए, तो आपको उद्देश्य में आर्थिक उद्देश्य भी समझाना पड़ेगा और सामाजिक उद्देश्य भी समझाना पड़ेगा। सामाजिक उद्देश्य में पहला क्या है, सामाजिक दायित्व। हर एक इकाई का अस्तित्व उद्भव कहाँ पे होता है, समाज में। कोई भी प्रवृत्ति करें, व्यापार की या उत्पादन की या सेवा की, हर एक प्रवृत्ति वो समाज से करता है, समाज में रह के करता है। कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करता है, समाज के पास से। उससे कार्य करने वाले कर्मचारी कहाँ से प्राप्त करता है, समाज से। पूंजी कहाँ से प्राप्त करता है, वो भी समाज से प्राप्त करता है। और जो वस्तु का उत्पादन होता है उसका भी उपयोग कौन करता है, ग्राहक। और ग्राहक कहाँ पे रहता है, समाज में। तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है सारे पक्षकारों के प्रति। ठीक है, देखिए तो सामाजिक दायित्व, उसका जिम्मेदारी क्या बनेगी, ग्राहक के प्रति जिम्मेदारी क्या रहेगी, उसको योग्य कीमत के माल प्रोवाइड करना। फिर उसी तरह से सरकार के प्रति क्या रहेगी, उसको समय पे टैक्स देना। लेनदारों के प्रति क्या रहेगी, उसको समय के अनुसार ऋण का भुगतान करना। और कर्मचारी के प्रति क्या रहेगी, उसको योग्य प्रमाण में वेतन देना। तो उसे क्या कहा जाता है, अलग अलग समूह। ठीक है, मैंने क्या क्या बोला, कर्मचारी, सरकार, लेनदार और समाज। ठीक है, तो समाज के प्रति ये जिम्मेदारी क्या करनी पड़ेगी, पूर्ण करनी पड़ेगी। यदि इकाई क्या करेगी, धंधा क्या करेगा, ये सामाजिक दायित्व का उद्देश्य नहीं रहेगा, तो उसकी समाज में, बाजार में रेपुटेशन कैसी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। यदि कर्मचारी को सही वेतन नहीं दिया, ग्राहकों को योग्य गुणवत्ता वाली माल नहीं प्रोवाइड किया, तो क्या होगा, आगे जाके लॉन्ग पीरियड में वो इकाई कैसी हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसलिए ये समूह के प्रति उसका दायित्व कैसा बनता है, विशिष्ट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, रोजगारी के अवसर प्रदान करना। जैसे जैसे धंधे का विकास होता है, उसके अंदर कर्मचारी की आवश्यक, एक दुकान से 2 दुकान, 2 दुकान से 5 दुकान, तो उसके अंदर कर्मचारी अधिक चाहिए। इसके कारण क्या होता है, रोजगारी के अवसर क्रिएट होते हैं। तो ये एक उसका उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट है थर्ड वाला पॉइंट, गुणवत्ता वाली वस्तु और सेवा प्रदान करना। हर एक धंधे का उद्देश्य होना चाहिए। क्यों, समाज में रहता है तो समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी है, ग्राहकों के प्रति उसकी जिम्मेदारी। कैसी वस्तु देना, समय पर, उसको जब चाहिए उतने प्रमाण में वो वस्तु प्रोवाइड करनी चाहिए, और कैसी, योग्य गुणवत्ता वाली। ठीक है, नेक्स्ट, उचित व्यापारी रीति रिवाज का अनुसरण करना। जैसे कि कालाबाजारी, सही गुणवत्ता वाली वस्तु न देना, अधिक कीमत देना, ये सही रीति रिवाज में नहीं आता है। तो हर एक धंधा करने वाला बिजनेसमैन को अपनी योग्य रीति रिवाज का क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। थर्ड है लास्ट वाला, अन्य उद्देश्य। अन्य उद्देश्य में आता है समाज में पहचान बनाना, विशिष्ट प्रकार का कार्य करके समाज में पहचान बनाना। जैसे कि रतन टाटा जी, टाटा कंपनी, वो क्या करते हैं, समाज के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, आपको पता ही है। तो उनका नाम आते ही अपने दिमाग में कैसा स्ट्राइक हो जाता है, नहीं ये कैसे है, बहुत अच्छे। तो क्यों, क्योंकि उनकी समाज में क्या है, पहचान है। ठीक है, तो ये भी एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, संशोधन करना। जो वस्तु का उत्पादन करते हैं उसके अंदर संशोधन करना, रिसर्च। जैसे कि मोबाइल है, पहले कैसा था, डिब्बे के जैसा था, लेकिन उसमें बार बार रिसर्च करके नई नई टेक्नोलॉजी का क्या किया गया, एक्स्ट्रा बढ़ा दी गई।
तो इसी तरह से विशिष्ट प्रकार की संशोधन करके समाज को वो वस्तु प्रदान करना। आगे है विकास में सहयोग। किसको विकास देना है? सरकार को विकास में सहयोग देना है। देश के आर्थिक विकास में रोजगारी प्रदान कर कर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु प्रदान कर विकास में क्या करना है? सहयोग देना है। सरकार के नीति नियम का क्या करना है? पालन करना है। ठीक है। आगे कर्मचारी की कल्याणकारी योजना। आपके धंधे में जो भी कर्मचारी होते हैं उनको फैसिलिटीज देना, जैसे कंपनी है आपकी और बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे कर्मचारी है, अधीनस्थ है और बहुत दूर दूर से आते हैं, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देना, वाहन व्यवहार की। उसी तरह से आपकी कंपनी में ही उनको क्या देना? कैंटीन की फैसिलिटीज देना। तो वो किस में आ जाएगा? कल्याणकारी योजना में। इससे कर्मचारी कैसे बनेंगे? संतुष्ट बनेंगे और इकाई का, कंपनी का नाम बाजार में कैसा आएगा? ऊपर आएगा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा धंधाकीय जोखिम। हर एक बिजनेस में जोखिम तो होता ही है। हमने जस्ट अभी लक्षण में देखा प्राकृतिक जोखिम और कौन सा देखा? मानव सर्जित जोखिम। तो वही बात है, धंधा जो जोखिम उठाते हैं उसके बदले में ही कुछ प्राप्त होता है, जिसको कौन से नाम से जाना जाता है? लाभ के नाम से। देखिए, धंधाकीय जोखिम के बदले में प्रतिफल लाभ के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है। तो जोखिम कौन कौन से हैं? तो जोखिम दो प्रकार के होते हैं। आपके क्वेश्चन आता है यहाँ पे सेक्शन बी में, ए में, धंधाकीय जोखिम अर्थात जोखिम कितने होते हैं? तो दो होते हैं। बी में क्वेश्चन आता है कौन कौन से? प्राकृतिक जोखिम और मानव सर्जित जोखिम। प्राकृतिक जोखिम में किसका समावेश होता है? जैसे कि दुर्घटना हो जाना, भूकंप आना, बाढ़ से पानी के कारण क्या होना, संखल पहाड़ में से पानी गिरना, ये सबका समावेश होता है। जबकि मानव सर्जित में क्या आता है? आग लगना, चोरी होना, लूटपाट होना, मांग में परिवर्तन होना, ये सबका समावेश होता है मानव सर्जित में। ठीक है। तो पहला देखते हैं हम उसका कारण क्या है, जोखिम का अस्तित्व क्यों उपस्थित होता है, क्रिएट होते हैं। तो फर्स्ट, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन। वर्तमान समय में संशोधन रिसर्च का प्रमाण इतना बढ़ गया है कि टेक्नोलॉजी शॉर्ट पीरियड में ही बदल जाती है। यदि आपने क्या किया, वो टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया और किसी और इकाई ने उपयोग किया, तो उसके कारण क्या होता है? उसके द्वारा जो वस्तु का उत्पादन होता है ना, उसकी जो लागत कीमत होती है वो कीमत में कमी आ जाती है और गुणवत्ता में कैसी होती है? वृद्धि होती है। उसके कारण क्या होता है? यदि आपने नहीं अपनाया तो आपके जो प्रतिस्पर्धी है वो वस्तु की कीमत कम करेगा और गुणवत्ता कैसी होगी? अधिक होगी। उसके कारण क्या होगा? वो वस्तु की बिक्री का प्रमाण बढ़ जाएगा। और नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है तो आपको उसके अंदर खर्च करना पड़ेगा, तो खर्च का प्रमाण भी कैसा बनता है? अधिक बनता है। तो ये क्या हो गया? एक जोखिम हो गया। नेक्स्ट, वैकल्पिक उत्पादनों का भय। आपने जो वस्तु का उत्पादन कर रहे हो उसकी जगह पे और वस्तु का उपयोग कर सकते हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? वैकल्पिक उत्पादन। पेन, पहले फाउंटेन पेन चलती थी, फिर बाद में क्या आया? बॉल पेन आया, फिर क्या आया? स्टील के पहले पीतल के बर्तन थे, फिर स्टील के बर्तन आए। तो ये ऑप्शन हो गया। तो वो वस्तु की डिमांड कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। तो आपको ये भी एक क्या हो जाता है? जोखिम हो जाता है। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धा। आपके सामने एक दुकान आपने खोली है और उसके सामने वही दूसरी दो खुल गई, तो प्रतिस्पर्धा हुई। तो प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ग्राहक बढ़ाने पड़ेंगे। उसके लिए सही कीमत, सही गुणवत्ता वाली, सही समय पे आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, कानून। धंधे पे अन्य पक्षकार का या शोषण न करे, इसके लिए सरकार के द्वारा क्या बनाया जाता है? कानून बनाया जाता है। जैसे कि उत्पादन की प्रवृत्ति कर लो, कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं तो आप कच्चा माल यूज़ करते हैं, उसके अंदर केमिकल, पानी ये सब यूज़ करते हैं, धुआं निकलता है, तो उसके कारण क्या होता है? हवा का, पानी का और स्थल का प्रदूषण होता है। तो वो प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए सरकार के द्वारा कानून बनाए गए हैं। तो वो कानून का क्या करना है? आपको अमल करना है, तो उसके लिए खर्च करना पड़ेगा। जो पानी आप छोड़ रहे हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्रोजेक्ट चालू करना पड़ेगा, तो उसके लिए खर्च लगेगा। तो ये क्या हो गया? खर्च वाला जोखिम हो गया। उसी तरह से ग्राहकों के लिए भी सरकार ने क्या बनाए हैं? कानून बनाए हैं। ग्राहकों को अधिकार दिए हैं, उनका पालन करना पड़ेगा आपको। इसी तरह से श्रमिकों को आप कितने समय तक काम करवा सकते हैं, मतलब समय अवधि। ठीक है,
वो भी गवर्नमेंट ने क्या की है, तय की। ओवर टाइम करवाओगे तो उसका कितना वेतन देना चाहिए, उसी तरह से श्रमिकों को क्या वेतन मिलना चाहिए, उसके लिए सरकार ने क्या बनाए हैं, अलग अलग प्रकार के कानून बनाए हैं। और वो कानून का पालन करने समय हमें क्या लगता है, खर्च लगता है। तो ये आपके लिए क्या बन गए, जोखिम बन गए। ठीक है, इसके अंदर 3 पॉइंट को आपको क्या करना है, कवर करना है। आगे, मांग में अनिश्चितता। ग्राहक के द्वारा जो भी वस्तु की डिमांड होती है उसमें बदलाव आता रहता है, परिवर्तन आता रहता है। आप समझ लो विंटर की ठंडी की सीजन में क्या होता है, स्वेटर की डिमांड बढ़ जाती है। वही गर्मी की सीजन में किसकी डिमांड बढ़ेगी, सुतराउ कापड़ की। क्यों, क्योंकि उससे गर्मी कम लगती है। डिमांड कैसी हो गई, परिवर्तित हो गई। उसी तरह से पेन है, कोई भी खाने की वस्तु है, कोई भी वस्तु यूज करते हैं उसमें ग्राहकों की मांग जो होती है वो कैसी होती है, अनिश्चित होती है। आवक में फेरफार होती है, आय में आय बढ़ जाती है ग्राहक की, तो कौन सी वस्तु डिमांड करेगा, अच्छी गुणवत्ता वाली। आय में कमी हो जाए, जस्ट अभी आप समझ लो कोरोना के समय में सबको क्या हुआ, आय का प्रमाण कैसा हो गया, कम हो गया, तो डिमांड कैसी हो गई, कम हो गई। तो मांग ऐसा जरूरी नहीं है सेम ही रहेगी, उतने ही प्रमाण में रहेगी या वही वस्तु की रहेगी, वो बदलती रहती है, तो वो भी एक जोखिम बन जाता है। लास्ट पॉइंट है आपका भौतिक जोखिम। आपने उत्पादन करते हो, वो उत्पादन में जो यंत्र यूज करते हो या तो संपत्तियां, वो यंत्र यूज करने के कारण क्या होता है, उसमें घिसाई लगेगी। यदि वो यंत्र अप्रचलित हो जाए, अप्रचलित अर्थात उत्पादन में काम ना आए, ऐसा हो जाए, नई टेक्नोलॉजी आई, आपको उसका उपयोग करना है, तो वो यंत्र आपको साइड पे करना पड़ेगा, तो वो खर्च आपके लिए बन जाएगा। तो ये भौतिक जोखिम हुआ। तो हमने यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारा धंधे के रिलेटेड जो है, बिजनेस के रिलेटेड सारे पॉइंट हमने कैसे कर लिए, कवर कर लिए। उसका अर्थ, लक्षण, उद्देश्य, फिर उसके जोखिम क्या है, वो सारे टॉपिक हमने यहाँ पे क्लियर करे हैं। आपका यहाँ पे टॉपिक क्लियर हुआ।